हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। आज हम लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनिमल टिश्यू वन शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमल टिश्यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। एनिमल टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद दूसरा है आपका मस्कुलर टिश्यू। MUSCULAR मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद आपका तीसरा जो एनिमल टिश्यू का टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यू। द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी ऑफ द एनिमल इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो तीसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू। और सबसे आखिरी में और चौथा टाइप का जो एनिमल टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। एक एक करके जो है हम लोग इन चारों टाइप्स ऑफ टिश्यू जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला जो है वो है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू जो है उसको हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। इपिथेलियल टिश्यू। हमारा स्किन जो है एपिथेलियल टिश्यू का बना है। इट इज द कवरिंग टिश्यू। इट कवर्स बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स को ये कवर करता है। इट कवर्स बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स। सबसे पहले ये कवरिंग टिश्यू है। तो इट कवर्स बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स। ये एपिथेलियल टिश्यू का हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि इट कवर्स बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स। उसके बाद जो है आपका इट हेल्प्स इन कवर करके यह क्या करता है? प्रोटेक्शन। उसके बाद फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी। उसके बाद ये कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये थोड़ा टफ बनाता है जिसके कारण इनके सेल्स की जो बनावट है उसके बीच में, दो सेल्स के बीच में एक ग्रुप ऑफ सेल जब जुड़ते हैं तो देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दिस टिश्यू। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए जो एक पॉइंट यहां नोट करने का है कि दे आर अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन और दे आर प्लेस्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दे आर प्लेस्ड, PLACED, प्लेस्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये जुड़ा हुआ रहता है। कह रहा है कि जैसे ये मान लीजिए ये एक मेम्ब्रेन होता है सबसे नीचे में जिसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके ऊपर जो है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स जुटेगा तो ये टिश्यू बनाएगा। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जुटेगा आपको। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है आपका जुटेगा
मेनी ग्रुप ऑफ सेल्स जो है इसमें जुड़ जाएगा और इस तरह से ये लेयर बनाएगा। इसके अंदर आपका न्यूक्लियस रहेगा। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जब जुटेगा और इस तरह से ये बहुत सारा, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जब बहुत सारा लेयर बनाएगा, ये इसमें भी यहां बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बहुत सारा जब ये लेयर बनाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड इपिथेलियम। तो ये दो प्रकार का होता है। व्हेन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू द मेनी लेयर्स, व्हेन a tissue is formed by the many layers, more than one layers, then it is called stratified or compound epithelium. When it is made up of single layer, then it is called simple epithelium. तो उसको हम लोग सिंपल इपिथेलियम बोलते हैं, उसमें सिर्फ सिंगल लेयर होता है। जैसे यहाँ भी ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, टिश्यू बना रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से एक ही लेयर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल इपिथेलियम। और जब बहुत सारा लेयर से जुड़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड इपिथेलियम। तो हम लोग जो है यहाँ पर इपिथेलियल टिश्यू को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। एक है आपका सिंपल इपिथेलियम और दूसरा है आपका स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड इपिथेलियम। तो इपिथेलियल टिश्यू को दो भाग में बांट रहे लेयर्स के आधार पर। इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू को हम लोग दो भाग में बांट रहे हैं। इसमें आपका सबसे पहला जो आ रहा है वो है सिंपल इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम। और एक हो गया स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम। It is made up of, it is made up of only one layer, सिंगल लेयर का ये बना होगा, सिंगल लेयर का बना होगा, इसलिए इसको सिंपल इपिथेलियम कहते हैं। और ये होता है इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स, मेनी लेयर्स से बना होगा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका हो जाएगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा। और इस पर जो है हम लोग बहुत एक सिंगल लेयर जब बनाएंगे, एक सिंगल लेयर आप बनाएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसमें आपका आ गया सिंगल लेयर। तो ये बन गया आपका सिंपल इपिथेलियम। उसके बाद अगर आपका इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से बहुत सारा लेयर अगर जुड़ा हुआ रहेगा, बहुत सारा लेयर इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड इपिथेलियम। बहुत सारा लेयर ये बनाएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है जो आपका इपिथेलियल टिश्यू, और इसमें आपका हो गया मेनी लेयर्स,
बहुत सारा लेयर्स होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड और कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम, तो ये सिंपल और कंपाउंड इपिथेलियम में बांटा गया है। उसके बाद जो है आपका टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू और है, सेल्स के बनावट के आधार पर। ये तो लेयर्स के आधार पर हम लोग दो भाग में बांटे, उसके सेल्स के आधार पर जो है आपका टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहला जो है आपका स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। कैसा है? स्क्वामस 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 इपिथेलियल टिश्यू। इसमें सेल्स जो होता है वो थिन होता है, फ्लैट होता है, टाइल्स लाइक सेल्स होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। इसमें सेल्स जो होगा, सेल्स आर थिन फ्लैट, सेल्स आर थिन फ्लैट, सिंगल लेयर सेल, single cell is called, cells are thin flat single cells is called squamous epithelium। squamous epithelial टिश्यू। इसको अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे तो सेल्स इस तरह से फ्लैट रहते हैं, इसके थिन होगा, फ्लैट होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा रहेगा, थिन फ्लैट सेल्स इसमें होगा। तो थिन फ्लैट सेल्स वाले को हम लोग स्क्वामस इपिथेलियल कहते हैं। ये स्क्वामस इपिथेलियल जो होता है, इसका हम लोग लोकेशन देखते हैं, कहां पाया जाता है, लोकेशन एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टिश्यू में। तो ये जो है आपका इनर सरफेस ऑफ माउथ, जो हम लोग इनर सरफेस ऑफ माउथ देखते हैं, इनर सरफेस ऑफ माउथ में ये पाया जाता है, इनर सरफेस ऑफ माउथ। उसके बाद जो है आपका ओसोफेगस में, ब्लड वेसल्स में, ओसोफेगस में, ब्लड वेसल्स में ये पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में ये पाया जाता है, ओसोफेगस में पाया जाता है, इनर सरफेस ऑफ माउथ पर पाया जाता है ये आपका, एल्वियोलाई में, लंग्स ऑफ एल्वियोलाई में पाया जाता है, एल्वियोलाई में पाया जाता है। वो थिन लेयर होता है एल्वियोलाई का, सिंगल लेयर का बना होता है। तो माउथ में, ओसोफेगस में, ब्लड वेसल्स में, एल्वियोलाई में जो है आपका स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद आपका दूसरा जो है वो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल। क्या है इसमें आपका? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। ये कैसा होता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है? तो इसमें जो होता है वो मेनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होता है। इसमें मेनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, मेनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स इसमें होगा। तो स्ट्रैटिफाइड है तो इसमें बहुत सारा लेयर होगा, बहुत सारा लेयर जो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू में होता है। स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू जो सिंपल टाइप का है उसमें तो सिंगल लेयर होगा, सिंगल फ्लैट सेल्स होगा। फ्लैट सेल्स जो है पहचान है आपका स्क्वामस इपिथेलियल का। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल जो है
आउटर लेयर ऑफ स्किन में पाया जाता है। इसका अगर आप लोकेशन देखिए तो, लोकेशन अगर इसका आपका देखिए तो आउटर लेयर ऑफ स्किन पाया जाता है। आउटर लेयर ऑफ स्किन ये पाया जाएगा, आउटर लेयर ऑफ स्किन ये पाया जाता है। फंक्शन इसका क्या है, तो प्रिवेंशन ऑफ वियरिंग ऑफ ऑर्गन्स ये फंक्शन करता है। ये ऑर्गन्स को जो है आपस में एक दूसरे से टकराने नहीं देता है, घिसने नहीं देता है। प्रिवेंशन ऑफ वियरिंग ऑफ ऑर्गन्स, वियरिंग ऑफ ऑर्गन्स, साथ ही साथ ऐसा करके ये प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स भी करता है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। उसके बाद जो आपका तीसरे तरह का जो हमारा इस इपिथेलियल टिश्यू है वो है कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनार इपिथेलियम। उसके बाद आएगा क्यूबॉइडल इपिथेलियम और फिर एक इसमें बचेगा सीलिएटेड इपिथेलियम। तो इसको भी हम लोग एक करके देखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग मस्कुलर टिश्यू पर, उसका कनेक्टिव टिश्यू और फिर नर्वस टिश्यू। तो इसमें है कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनार, ये नहीं चल रहा है, कोलुमनार इपिथेलियम, यह कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनार इपिथेलियम टिश्यू। कॉलम और पिलर लाइक सेल्स इसमें होते हैं। कॉलम या पिलर लाइक, कॉलम और पिलर लाइक सेल्स से ये मिलकर के बना रहेगा, पिलर लाइक सेल्स। कॉलम और पिलर लाइक सेल्स को हम लोग कोलुमनार इपिथेलियल बोलते हैं। ये इसका बनावट है। तो इसमें कॉलम और पिलर लाइक सेल्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। कहां पर ये पाया जाएगा इसका हम लोग लोकेशन देखते हैं। कोलुमनार इपिथेलियल जो है आपका, कोलुमनार इपिथेलियल जो है इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन ये पाया जाएगा। इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये पाया जाता है, ट्यूब में एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद इसका हम लोग देखते हैं फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, इनर सरफेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है ये आपका, तो सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, सिक्रीशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में है तो ये इंटेस्टाइन का है, तो सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। और इसके बाद यह क्या करेगा, इसका दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये हो गया आपका कोलुमनार इपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद जो है आपका क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, ये तीसरा था आपका। चौथा हम लोग करेंगे क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये क्यूब लाइक सेल्स होता है इसमें, क्यूबिकल सेल्स होता है इसमें, क्यूब लाइक सेल्स। क्यूबॉइडल इपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स आर प्रेजेंट, क्यूब लाइक सेल्स आर प्रेजेंट, क्यूब लाइक सेल्स आर प्रेजेंट। लोकेशन का बात कर लें इसका और फंक्शन देख लें। क्यूबिकल सेल्स इसमें होता है, क्यूब लाइक सेल्स आर प्रेजेंट। क्यूब के शेप का होगा, घन के आकार का होगा। इसके जो है लोकेशन जो है इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, कहां पाया जाएगा, इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स में नेफ्रॉन का
किडनी ट्यूबुल्स में ये पाया जाएगा। इन द किडनी ट्यूबुल्स में ये पाया जाएगा आपका नेफ्रॉन में। उसके बाद है इन द किडनी ट्यूबुल्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन लिख दीजिए। सलेवरी ग्लैंड्स में ये पाया जाएगा, सीक्रेट करेगा सलाइवा। सलेवरी ग्लैंड्स में पाया जाएगा क्यूबॉइडल इपिथेलियल, क्यूब लाइक सेल्स जो है सलेवरी ग्लैंड्स में ये पाया जाएगा। फंक्शन है इसका जो है क्यूबॉइडल इपिथेलियल का रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, फंक्शन जो है इसका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सबस्टांसेस, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सबस्टांसेस फ्रॉम द, चूंकि ये किडनी में पाया जाता है तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सबस्टांसेस फ्रॉम द यूरिन, लाइक वाटर वगैरह को ये एब्जॉर्ब करता है और अदर ग्लूकोज वगैरह जो यूजफुल सबस्टांसेस सॉल्ट है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। और सलेवरी ग्लैंड में ये पाया जाएगा तो इसका दूसरा काम है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा भी एक ये काम करता है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा का ये काम करता है। तो अब हमारा ये हो गया क्यूबॉइडल इपिथेलियम हो गया। उसके बाद आपका एक बचा है आपका सिलिएटेड इपिथेलियम। सिलिएटेड इपिथेलियम को हम लोग देखते हैं। इसमें एनसीईआरटी का बुक में आपको एक क्लास में एक और दिया है कि ग्लैंडुलर इपिथेलियल का भी बात किया है। तो सिलिएटेड इपिथेलियल के पहले ही हम लोग को ग्लैंडुलर देख लेना है। ग्लैंडुलर जो है वो ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, जो इपिथेलियल टिश्यू जो क्यूबॉइडल टिश्यू का ही एक एडवांस फॉर्म में आता है आपका ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो प्रेजेंट इन ग्लैंड्स लाइक टीयर ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स में ये पाया जाता है आपका ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ये एक तरह से जो है आपका क्यूबॉइडल इपिथेलियल का ही टाइप है, प्रेजेंट इन टीयर ग्लैंड्स। जो हमारे में आंसू गैस होते हैं टीयर ग्लैंड्स, उनमें ये पाया जाता है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। अदर ग्लैंड्स में भी ये पाया जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह में भी ये पाया जाता है। टीयर ग्लैंड्स में लोकेशन इनर लेयर ऑफ स्किन, ये लोकेशन है आपका इसका इनर लेयर ऑफ स्किन, इनर लेयर ऑफ स्किन में इसका लोकेशन है। उसके बाद फंक्शन जो है ये सिक्रीशन ऑफ, फंक्शन जो है ये सिक्रीशन ऑफ टीयर। ये आंसू ग्लैंड्स जो है, आंसू का ग्लैंड क्या निकालेगा, आंसू निकालेगा। ये सिक्रीशन ऑफ आपका टीयर है। इसके बाद जो है और सिक्रीशन ऑफ टीयर, सिक्रीशन ऑफ ऑयल, सिक्रीशन ऑफ ऑयल, सिक्रीशन ऑफ स्वेट स्किन में पाया जाता है तो ये पसीना भी निकालेगा, सिक्रीशन ऑफ स्वेट। ये सब काम है इसका। उसके बाद जो आपका लास्ट बचा है वो है आपका 5th नंबर जो था वो था सिलिएटेड इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियम। सिलिएटेड इपिथेलियम जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टिश्यू कॉल्ड cilia। हेयर लाइक structure, hair like structure present on the free surface, ये मूवमेंट में मदद करता है सीलिया जो है। फ्री सरफेस ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड सीलिया। सीलिया इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सिलिएटेड इपिथेलियम। अगर सेल्स का अगर आप बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन से तो जुड़ा रहेगा ही। ग्रुप ऑफ सेल्स जो है इसमें पाया जाएगा, मल्टीपल लेयर का ये भी होगा, मल्टीपल लेयर का ये भी होगा, ये इस तरह से
ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाएगा। इन सेल्स के सरफेस पर जो है आपका सीलिया या हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये जिसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। और ये सीलिया जो है फ्री सरफेस पर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सिलिएटेड इपिथेलियम। और ये सिलिएटेड इपिथेलियम जो है आपका इपिथेलियल जो टिश्यू जो है ये मूवमेंट में मदद करता है। और जैसे हम लोग का म्यूकस वगैरह का मूवमेंट होता है, जो हमारा नोज में है, नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो होता है, तो वो मूवमेंट कराने में ये मदद करता है। लंग्स, ये आपका ब्रोंकाई वगैरह में ये हो पाया जाएगा। तो सिलिएटेड इपिथेलियम जो है आपका लोकेशन जो है इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाएगा, क्योंकि ये वहां पर आपका पता है कि म्यूकस वूकस का मूवमेंट करने में मदद करेगा। इसका लोकेशन का आप बात कीजिए तो इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये पाया जाता है आपका। और फंक्शन है पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड, फंक्शन में है पुश म्यूकस एंड म्यूकस पुश करता है। ये म्यूकस जो हम लोग का अंदर से जो निकलता है नाक से, जो नेटापोट जिसको हम बोलते हैं म्यूकस जो निकलता है, पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड, जैसा हमने बताया एयर फॉरवर्ड, पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड। एयर फॉरवर्ड जो है ये आपको करेगा टू कीप द एयर पैसेज फ्री, टू कीप द एयर पैसेज फ्री। तो ये हम लोग का हो गया आपका इपिथेलियल टिश्यू जो हम लोगों ने कर लिया। इट कवर्स द बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स। इपिथेलियल टिश्यू जो है ये मदद करता है हमारा। उसके बाद हम लोग अब आते हैं आपका मस्कुलर टिश्यू, जो दूसरा वाला टिश्यू है, इसका काम क्या है। तो मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल्स की मदद से हमारा शरीर का जो है वो मूवमेंट होता है। तो मस्कुलर टिश्यू जो बेसिकली होता है वो मूवमेंट करने के लिए होता है। हाथ पैर को हम लोग हिलाते हैं ड्यू टू द मसल्स। मसल्स क्यों मूवमेंट करते हैं? द मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के कारण जो है मसल्स जो है हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो सबसे पहले जो है आपका आ गया दूसरा वाला जो टाइप है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ये आपका आ गया मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा आपका? तो जैसा हमने बताया कि दिस टिश्यू helps in the movement and locomotion of the body, बॉडी ऑर्गन्स में मूवमेंट कराएगा, बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह ले भी जाएगा। हाथ पैर को आप हिलाते हैं, गर्दन को अपना आप घुमाते हैं, आप कंधे को घुमा रहे हैं, आप मुंह को इधर से उधर घुमाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में हम मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरे जाते हैं, बहुत जगह को मूवमेंट भी करते हैं, वहीं पर खड़े खड़े हिलाते हैं, वो जो हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, इन सभी में मदद कर रहा है आपका मस्कुलर टिश्यू। दिस टिश्यू हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, जैसा हमने आपको बताया कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स इसमें होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दिस टिश्यू helps in the contraction, helps in the contraction of the muscles, 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 helps in the contraction of the mus
एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में ये मदद करता है। द नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर कौन कौन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इसमें होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन जो होता है इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बेसिकली होता है। अब इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर के जो है आपका मस्कुलर टिश्यू बना होता है। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो बॉडी के मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी? तो आपको बताना है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है वो 3 प्रकार के मसल्स से मिलकर के बना होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन मस्कुलर टिश्यू। तो इसको लिख दीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स present in मस्कुलर टिश्यू। 3 प्रकार के मसल्स जो है मस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन है इसको देखिए, उसके आधार पर ये 3 प्रकार का मस्कुलर टिश्यू होता है। सबसे पहला जो आपका मसल्स है वो है आपका फर्स्ट वाला जो मसल्स है उसको बोलते हैं स्ट्रिएटेड। उसके बाद जो है इसका एक और नाम है स्ट्रिएटेड स्केलेटल। स्ट्रिएटेड स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स, ये पहला वाला है स्ट्रिएटेड स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स, इसका 3 नाम है। दूसरा वाला जो है आपका वो नॉन स्ट्रिएटेड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स। और तीसरा वाला जो आपका मसल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स, ये भी होता है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स ये 3 प्रकार का मसल्स हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स जो होता है उसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बोन से अटैच्ड होता है। और चूंकि ये मसल्स जो होता है हमारे बॉडी में हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, हम लोग अपने इच्छा के अनुसार इसमें मूवमेंट करा सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं, चला सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स जो होता है वो हम इच्छा से करा नहीं सकते, उसको विसरल मसल्स भी कहते हैं। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में जैसे स्टमक में है, इंटेस्टाइन में है, इनसाइड द बॉडी के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ये हमारे कंट्रोल में काम करते नहीं हैं, दे आर जो है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, वो अपने अनुसार चलते हैं। उसके बाद जो है कार्डियक मसल्स जो होता है वो हार्ट मसल्स होता है। हार्ट में जो पाए जाने मसल्स उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ये भी लगातार रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है और ये लगातार चलता है टिल बर्थ टू डेथ तक। तो हमारा हृदय भी काम करता है। तो हार्ट मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में देखते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स के बारे में हम लोग करते हैं। थोड़ा सा इसका बनावट को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो है आपको इन तीनों के बीच में हम लोग तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो ज्यादा कारगर होता है। कंपैरेटिव स्टडी मसल्स तीनों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हमारा सबसे पहला वाला जो मसल्स था उसको हम लोग देखते हैं।
सबसे पहला वाला मसल्स था स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेशंस स्ट्रिएटेड मसल्स ड्यू टू presence of स्ट्रेसन्स के कारण जो है स्ट्रेसन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेसन्स दे आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। ये स्ट्रेसन्स क्या है कि इन मसल्स में जो है जो होता है, जैसे अगर इनका स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो इसमें बहुत डार्क बैंड होता है, फिर कुछ बीच में जो है आपका लाइट बैंड होता है, फिर डार्क बैंड होता है, फिर लाइट बैंड होता है, फिर डार्क बैंड होता है, फिर लाइट बैंड होता है, फिर डार्क बैंड होता है। ये डार्क बैंड है, फिर ये लाइट बैंड है। तो अल्टरनेट चलता है, एक डार्क एक लाइट, फिर एक डार्क एक लाइट। तो इसको हम लोग स्टेरिएशंस कहते हैं, यानी कि रेखित पेशी ये कहा जाता है, स्ट्रिएशंस इसमें पाया जाता है, इसीलिए ये स्ट्रिएटेड मसल्स कहलाते हैं। और नॉन स्ट्रिएटेड में एकदम स्मूथ होता है, चिकना होता है, इसमें ये सब लाइट और डार्क बैंड नहीं होता है। तो ये स्ट्रिएटेड मसल्स कहलाते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिएशंस दे आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। दे आर अटैच्ड टू द बोन्स, इसलिए इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। इसके हम लोग स्ट्रिएशंस मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटल मसल्स दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर अटैच्ड टू बोन्स। वही चीज हमने जो बताया आपको, स्केलेटल मसल्स इनको इसलिए कहते हैं स्केलेटल मसल्स। दूसरा नाम है स्केलेटल मसल्स, they are also called skeletal muscles because they are attached to the bones. They are attached to the bones. Attached to the bones, हमारे हड्डियों से ही अटैच्ड होते हैं। इनको वॉलेंट्री मसल्स भी हम लोग कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री, दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज they can be controlled according to our will, हमारी इच्छा के अनुसार ये कंट्रोल होते हैं। according to our will हम जब चाहेंगे तब हम इसको कंट्रोल करेंगे, मूवमेंट करेंगे। एग्जाम्पल जो है आपका बोन्स ऑफ मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, लिम्स जिसको हम लोग पैर और हाथ की जो हड्डियां बोलते हैं, मांसपेशियां हैं, ये हमारी मर्जी के अनुसार मूवमेंट कर रहा है। हमारी मर्जी के अनुसार जिधर इसको हम चलाएंगे वो कर सकते हैं। नेक का भी मूवमेंट हमारी मर्जी से है। तो इन सब जगहों पर ये मसल्स पाए जाते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स और स्केलेटल मसल्स। दूसरा जो आपका है नॉन स्ट्रेटेड और आप स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स जो होता है वो होता है आपका, इसमें स्ट्रिएशन नहीं होता है। दूसरा वाला आप लिख दीजिए, ये स्मूथ रहता है, चिकना रहता है, इस पर कोई बैंड नहीं पाया जाता है। तो स्ट्रिएटेड मसल्स की जगह पर आपका आ जाएगा नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। दूसरा वाला जो है नॉन स्ट्रिएटेड मसल, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स
भी इनको बोलते हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स। They are called non-striated muscles. Non-striated muscles. Non-striated muscles because there is absence of striations, absence of striations यानी बैंड्स जो है वो इसमें नहीं पाए जाते। absence of striations and look smooth इसलिए स्मूथ मसल्स भी इसको कहते हैं। यहां पर लिख सकते हैं कि दे कैन ऑल्सो वर्क automatically and not controlled by our will। इनको हम लोग अपने नियंत्रण में नहीं रखे हैं, इनमें कोई बैंड नहीं है, डार्क और लाइट बैंड नहीं पाया जाता है, तो स्मूथ दिखते हैं, और ये इनवॉलेंट्री है, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। They can also work automatically and not controlled by our will, so called involuntary muscles. So called involuntary muscles also इनको बोलते हैं। ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो स्टमक है, आपका इंटेस्टाइन है, आपका जो लंग्स है, इन सब ऑर्गन्स में जो आपका मसल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आपका इनवॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं वो है आपका कार्डियक मसल्स। तीसरा वाला जो है आपका वो है कार्डियक मसल्स। तीसरा वाला जो है वो है आपका कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, ये हार्ट मसल्स कहा जाता है। These are called heart muscles. हार्ट मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। चलिए ये आप लिख दिए होंगे। इसके बाद जो है हम लोग एक एक करके देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कार्डियक मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, और वॉलेंट्री मसल्स में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंसेस को आप देखिए। डिफरेंसेस तो एक तरफ आप यहां लिखिए, पहला वाला में जो है आप यहां पर लिख दीजिए सबसे पहले ऊपर में स्ट्रिएटेड मसल्स। दूसरा है आपका नॉन स्ट्रिएटेड या स्मूथ नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। तीसरा वाला में आप आ जाइए तो ये है आपका कार्डियक मसल्स। सबसे पहले जो है इनको हम लोग देखते हैं तो इनका शेप कैसा होता है। ये लॉन्ग स्ट्रेटेड मसल तो होता है, लॉन्ग इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है। ये होता है लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड सेल्स। इसमें जो होता है लॉन्ग जो होता है ये सिलिंड्रिकल लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड सेल्स होता है। इसमें जो होता है आपका स्पिंडल शेप्ड सेल्स होता है, हंसुए के आकार का स्पिंडल शेप्ड सेल्स इसमें होता है। इसमें क्या होता है, इलोंगेटेड होता है ये,
ये आपका होता है, और उतना लंबा ये नहीं होता है, कार्डियक मसल्स होता है, शॉर्ट ये होता है उसके तुलना में। स्टेटेड का शॉर्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड सेल्स इसमें होता है। शॉर्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड सेल्स, ये ब्रांच्ड है, ब्रांच बटा हुआ इसमें रहता है, विभाजित रहता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस का, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें बहुत ज्यादा एक ही न्यूक्लियस होता है, तो यूनी न्यूक्लिएटेड, ये भी आपका होता है यूनी न्यूक्लिएटेड ये होता है। उसके बाद जो है आपका तीसरा हम लोग देखते हैं, फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं। फाइबर्स आर अरेंज्ड in the form of बंडल्स के रूप में फाइबर्स अरेंज रहता है, यानी मसल फाइबर जो होता है ये बंडल्स के रूप में अरेंज होता है इसमें। और फाइबर्स आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ शीट, यहां पर शीट में पाया जाता है। फाइबर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ शीट के रूप में अरेंज रहता है यहां पर। और यहां पर जो फाइबर्स होता है आपका कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स में, वो फाइबर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क के रूप में रहता है। फाइबर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। चौथा पॉइंट इसमें आप देखिए जो कि आपका है, ये डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट होता है इसमें। डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, इसमें कोई बैंड्स नहीं होता है, इसलिए तो ये स्मूथ होता है। नो या आप लिख सकते हैं डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट। डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट इसमें रहता है। और इसमें अगर आप बात करें तो फेंट मतलब बहुत हल्का, फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद जो है लोकेशन आप देखिएगा, लोकेशन के आधार पर इनको हम लोग भी तय करते हैं। प्रेजेंट इन द लिम्स यानी हैंड्स एंड लेग्स, फिर माउथ, मुंह को भी हम लोग घुमाते इधर उधर करते हैं। फिर आपका फेस, बॉडी में भी जो मूवमेंट हो रहा है इसी कारण होता है बॉडी। उसके बाद जो है आपका नेक रीजन में भी ये पाया जाता है। उसके बाद इसमें है प्रेजेंट इन स्टमक, जैसा हमने आपको पहले ही बताया, स्टोमक तो अपने आप काम करता है, ऑटोमेटिकली काम करता है। ये नॉन स्टेटेड मसल्स जो है, इनवॉलंटरी मसल्स या इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का मसल्स काम करवाता है। प्रेजेंट इन स्टोमक,
इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट रहता है, स्टोमक में प्रेजेंट रहता है, इंटेस्टाइन में, लंग्स में आपका ये ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल्स भी फैलता है, सिकुड़ता है, ये अपने ऑटोमेटिक होता है। ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स इसमें प्रेजेंट रहता है आपका। और यूरिनरी ब्लैडर हमारा जो होता है वो भी अपना फैलता है, सिकुड़ता है अपने आप। यूरिनरी ब्लैडर भरता है, प्रेशर पड़ता है तो फैल जाता है अपने आप यूरिनरी ब्लैडर। ये सब इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में ये मसल्स पाया जाता है। और ये जो है प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। हार्ट मसल्स इसको बोलते हैं, इसीलिए कार्डियक मसल्स को ये प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट होता है। ये मसल्स जो है आपका लगातार काम करता है, ये लगातार काम करता है। तो इट कैन बी फैटिग, और हम लोग जिसको टायर्ड होना बोलते हैं, क्योंकि ये लगातार काम करता है तो इट कैन बी फैटिग और टायर्ड। ये तो रिदमिकली कंट्रोल करता है लगातार, तो इट कैनॉट बी फैटिग और टायर्ड। ये टायर्ड नहीं हो सकता है और ये फैटिग नहीं कर सकता है। इट कैनॉट बी फैटिग और कैनॉट बी टायर्ड। उसके बाद जो है आपका इसमें जो है 6 में जो है इसमें इट कैन नॉट बी, ये भी टायर्ड नहीं हो सकता है। इट कैन वर्क कंटिन्यूअसली एंड रिदमिकली, और ये लगातार काम करता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट मस्कुलर टिश्यू हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। ये डिफरेंसेस भी मसल्स का देख लिया। अब उसके बाद जो है हम लोग आते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा है उसके ऊपर। कनेक्टिव टिश्यू जो है इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, इसको करेंगे। तो उसके बाद तो नर्वस टिश्यू में बहुत ज्यादा है नहीं। नर्वस टिश्यू जो है हमारा न्यूरॉन्स से मिलकर के बना है, ये आप जानते हैं, या नर्व सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हमारा जो तीसरा टाइप का जो टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। ये आपका जो आपका तीसरे तरह का जो टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, ये बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो बेसिकली होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहले जो है आपका है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ये पहला है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आपका दूसरा और तीसरा, तो दूसरा है आपका सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आपका तीसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये 3 प्रकार का जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें जो है आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू ये 2 प्रकार का होता है। ये लूज और डेंस। लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद आपका आता है डेंस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू।
ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका टाइप भी बहुत ज्यादा है। तो लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है, ये एक ही प्रकार का है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा होता है, ये दो प्रकार का होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये होता है एक ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ, ब्लड और लिम्फ। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका बोन और दूसरा होता है आपका कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज आर द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी को सपोर्ट करता है। इसको हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर या डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ये आपका दो प्रकार का है। प्रॉपर या डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पहला है एरियोलर टिश्यू और दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का दो टाइप है इसका, एक है आपका टेंडोन और दूसरा होता है लिगामेंट। इसको हम लोग बोलते हैं टेंडोन और दूसरे वाले को बोलते हैं लिगामेंट। ये इतने तरह का आपका कनेक्टिव टिश्यू था, जिसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है आपका हम लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो आपका हो जाएगा नर्वस टिश्यू का। तो इसमें जो है आपका सबसे पहला जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसका एडिपोज को देखेंगे, फिर टेंडन और लिगामेंट को देखेंगे, फिर बोन एंड कार्टिलेज, उसके बाद ब्लड। तो सबसे पहला वाला जो आपका है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये है फर्स्ट में आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। ये कहां पाया जाता है? फाउंड बिटवीन स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स के बीच में पाया जाता है। ऑल्सो फाउंड around blood vessels, nerves and nerves, blood vessels and nerves, and in the bone marrow। बोन मैरो में भी ये पाया जाता है, एंड इन द बोन मैरो। ये हमारा होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का कहां पाया जाता है? बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। इट फिल्स द स्पेसेस, पैकिंग टिश्यू इसलिए इसको बोलते हैं। इट फिल्स द स्पेसेस कहां? बिटवीन different tissues। It fills the spaces between different tissues, दूसरे टिश्यूज के बीच में जो एक टिश्यू दूसरा टिश्यू अगर जुड़ेगा तो उसके बीच में जो स्पेस बचेगा उसको ये फिल करेगा। इट फिल्स द स्पेसेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो बनेंगे उनके बीच के स्पेसेस को ये फिल करता है। ऑर्गन्स हेंस कॉल्ड पैकिंग टिश्यू।
इसलिए एरियोलर टिश्यू को हम लोग पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच टिश्यू इज कॉल्ड पैकिंग टिश्यू, तो हेंस कॉल्ड पैकिंग टिश्यू भी इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है बॉडी के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को ये सपोर्ट करता है। फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स ये पाया जाता है स्किन और मसल्स के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। इट फिल्स द स्पेसेस बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, हेंस कॉल्ड पैकिंग टिश्यू। उसके बाद जो है आपका इट हेल्प्स इन रिपेयर, इट हेल्प्स इन रिपेयर, it helps in repair of tissues after an injury। अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, उसको इंजुरी हो जाता है, तो उसको ये रिपेयर करने में मदद करता है, पैकिंग करता है ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को। इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट, इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट, इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट, लड़ने में भी मदद करता है अगेंस्ट फॉरेन सबस्टांसेस। कोई बाहर से बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है तो उसके साथ ये लड़ता है, फॉरेन सबस्टांसेस एंड टॉक्सिन्स। और कोई जहरीला चीज बन रहा है या रिमूव करने में ये मदद करता है, एंड टॉक्सिन, इसको ये मदद करता है हमारे टॉक्सिन्स को और फॉरेन पार्टिकल्स को ये फाइट करता है, उसको हटाता है। तो ये हमारा था एरियोलर टिश्यू। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडिपोज टिश्यू। फैट स्टोरिंग टिश्यू को हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं। एडिपोज टिश्यू होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। आपका आ गया दूसरा वाला जो इसमें कनेक्टिव टिश्यू में, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ओवल एंड राउंडेड एडिपोज सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ large number of oval and rounded adipose cells called adipocyte। फैट सेल्स को बोलते हैं एडिपोसाइट। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ओवल एंड राउंडेड एडिपोज सेल्स filled with फैट ग्लोब्यूल्स। ये फैट स्टोरिंग टिश्यू इसीलिए कहा जाता है, इसमें फैट ग्लोब्यूल्स से ये भरा हुआ रहता है, इसलिए इसको हम लोग एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन आ सकता है विच टिश्यू स्टोर्स फैट, तो आप बताएंगे एडिपोज टिश्यू। Excess nutrients are converted into fats and stored in this tissue. Excess nutrients are converted into fats and stored in this tissue ये स्टोर रहता है आपको इस टिश्यू में। उसके बाद जो है आपका द एडिपोज टिश्यू इज एबंडेंट। कहां पाया जाता है? द एडिपोज टिश्यू इज एबंडेंट। ये स्किन के नीचे पाया जाएगा, इसलिए मोटा आदमी का स्किन मोटा होता है। एबंडेंट फैट स्टोर रहता वहां, एबंडेंट बिलो द स्किन, between the internal organs
below the skin and between internal organs के अंदर भी ये पाया जाता है। और एग्जाम्पल है अराउंड द किडनी, एडिपोज टिश्यू एग्जाम्पल अराउंड द किडनी, स्किन में भी पाया जाता है। अराउंड द किडनी, स्किन, ये आपका एडिपोज टिश्यू हो गया। अब हम लोग आते हैं आपका ये जो है आपका बचा ये टेंडोन एंड लिगामेंट, जो आपका था डेंस कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप था टेंडोन एंड लिगामेंट। तो टेंडोन और लिगामेंट को हम लोग अंतर तरफ से लिख देते हैं। टेंडोन्स जो है वो मसल्स को बोन्स से अटैच करता है, टेंडोन्स, और ये आपका हो गया लिगामेंट्स, टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स। ये क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। तो कनेक्टिव टिश्यू दैट attaches muscles to bone, that attaches muscle to bone, कोई अटैच करता है। ये कनेक्टिव टिश्यू, ये भी है कनेक्टिव टिश्यू, ये बोन को बोन से जोड़ता है। कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस बोन टू बोन को ये ज्वाइंट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिगामेंट्स। और टेंडोन्स को बोलेंगे अटैचेस, दे आर नॉन इलास्टिक एंड टफ, दे आर नॉन इलास्टिक एंड टफ, ये होता है TOUGH, दे आर नॉन इलास्टिक एंड टफ। ये कैसा होता है? दे आर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये लिगामेंट इलास्टिक होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। दे आर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। इसका काम क्या है? तो ये मसल्स को बोन्स से, तो दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। और इसका काम क्या है? ये फिक्स करता है आपको बोन को और एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो इसका काम है, दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ बोन्स, दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग बोन्स एंड होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर, होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर। तो ये आपका टेंडन और लिगामेंट था। टेंडन जो है बोन मसल्स को बोन से जोड़ता है, लिगामेंट जो है बोन को बोन से जोड़ता है, और स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं आपका सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो था, उसमें दो टाइप है, आपका बोन एंड कार्टिलेज। उसको देख लेते हैं डिफरेंस के तौर पर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया आपका सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, इसमें दो था आपका बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज,
तो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में पहले बोन को देखते हैं, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कार्टिलेज। बोन का क्या काम है? तो हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल होता है बोन, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज कैसा होता है? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, नॉट वेरी हार्ड, और बहुत हार्ड ये नहीं होता है। फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन इसमें होता है, मुड़ जाता है, इधर उधर हम लोग घुमा सकते हैं। ये बोन्स जो होता है उसमें छिद्र होता है, ये पोरस होता है, पोरस होता है। कार्टिलेज जो होता है आपका नॉन पोरस होता है, इसमें कोई छिद्र नहीं होता है। ये हम लोग का कार्टिलेज, कहाँ इसमें छिद्र है? हड्डियों के बीच में छिद्र होता है, ये पोरस, नॉन पोरस। उसके बाद जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है इसमें आपका बोन्स में, इसीलिए कहीं चोट लगता है तो हड्डियों में भी हमको दर्द होता है। ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, यहां पर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद चौथा है इसमें आपका मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स। मैट्रिक्स made up of protein and mineral salts। कैल्शियम और फास्फोरस का इसमें होता है मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल सॉल्ट्स में होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलकर के हड्डियां बनी होती है। फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलकर के हड्डियां जो है बना हुआ रहता है आपका। इसमें मैट्रिक्स किसको बोलते हैं आप देखते हैं, जैसे बोन्स, ऐसे बोन सेल्स हुआ तो इसमें तो बोन सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स, और हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल होता है ओस्टियोसाइट्स होता है। और ये अंदर का जो द्रव होता है ये ग्राउंड सबस्टांस, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, ये मैट्रिक्स है। और इसमें जो है कैल्शियम और फास्फोरस आपका होता है, प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट से ये बना होता है। इसका मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो इसमें भी मिनरल सॉल्ट्स इसमें नहीं होते हैं। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो इसमें भी होते हैं प्रोटीन्स एंड शुगर, इसमें शुगर होता है। इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट देकर के फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी ऑर्गन्स, ये प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी ऑर्गन्स, ये कार्टिलेज करता है। और इट प्रोवाइड शेप टू बॉडी, ये देता है। इट प्रोवाइड्स शेप एंड फ्रेमवर्क टू द बॉडी and forms framework to the body। आपका कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? आपका ये ईयर, आउटर ईयर जो है, इस पिन्ना नोज टिप पर पाया जाता है। आपका
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है आपका वॉइस बॉक्स में पाया जाता है, इसमें ट्रैकिया में होता है। आपका लॉन्ग बोन्स जो जुड़ते हैं उसके सरफेस पर जो होता है ज्वाइंट, उसमें बोन्स के सरफेस ज्वाइंट पर भी ये कार्टिलेज आपका पाया जाता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट जो है हम लोग का। और ये वाइटल बॉडी ऑर्गन्स में आपका ब्रेन में, लंग्स में मसल्स के साथ जो है बोन्स का अटैचमेंट होता है। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं आपको ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ब्लड हमारा। तो ब्लड जो होता है, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, ब्लड एंड लिम्फ जो होता है, दो ठो। तो इसमें ब्लड का काम क्या है कि कनेक्ट करता है बॉडी ऑर्गन्स को। ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप बात कीजिए तो ब्लड सेल्स में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं आपको प्लाज्मा, और दूसरा होता है आपका ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो है वो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, ये सॉलिड पार्ट है, और ये होता है आपका लिक्विड पार्ट। प्लाज्मा जो होता है आपका लिक्विड पार्ट होता है। ये 55% है, और ब्लड सेल्स जो होता है वो 45% होता है। ब्लड सेल्स 45% होता है। प्लाज्मा में का जो कंपोनेंट आप देखिए, तो प्लाज्मा में वाटर होता है, वाटर आपका 90% होता है वाटर। उसके बाद इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो है आपका 7 से 8% है ये प्रोटीन। इसमें मेनली 3 प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, उसके बाद ग्लोबुलिन, BULIN ग्लोबुलिन, और फाइब्रिनोजन को अगर हटा दीजिए प्लाज्मा से तो वो सीरम बन जाता है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन तीनों रहेगा तो ब्लड प्लाज्मा, अगर उसको फाइब्रिनोजन हम हटा दिए तो ब्लड सीरम बन गया। अब उसके बाद तीसरा जो है इसमें आपको रहता है आपका विटामिन्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स इसमें पाए जाते हैं, जिनका परसेंटेज जो है आपका 2 से 3% है। और इन सब के मिलने से आपका प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा का जो कलर है पेल येलोइश कलर का है, ये लाइट येलो कलर का होता है, लाइट येलो, हल्का पीला रंग लिए हुए होता है प्लाज्मा। और जगह पर हम इसको कलरलेस भी बोल देते हैं, लाइट येलो कलर का होता है। ब्लड सेल्स में जो आपका होता है, वो ब्लड सेल्स में हमारा 3 प्रकार का सेल्स होता है, आपको पता होना चाहिए। एक आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, एक डब्ल्यूबीसी होता है प्रोटेक्टिव सेल्स जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, और एक प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, PLATELETS, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट्स। ये एबंडेंट मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर जो है आपका रेड कलर का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रेड कलर हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर पाया जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को कैरी करके ले आता है, इसके कारण पूरा ब्लड जो है रेड होता है। लाइफ स्पेन जो होता है इसका 120 दिन होता है। नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। मैमल्स के आरबीसी में बाइकॉन्केव होता है ये, और 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। आरबीसी जो है वो बोन मैरो में बनता है, फॉर्म्स इन बोन मैरो, एंड डेथ जो होता है वो स्प्लीन में होता है। इसीलिए द स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी स्प्लीन में लॉस हो जाता है, स्प्लीन में मर जाता है, इसीलिए उसको आरबीसी जो है स्प्लीन में मर जाता है।
आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन द बोन मैरो इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स दे आर कॉल्ड फॉर इम्यूनिटी टू द बॉडी। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, सुरक्षा तंत्र बनाता है और फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस से लड़ता है, और इसीलिए फॉर्म इम्यूनिटी एंड कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, कॉल्ड सोल्जर ऑफ बॉडी इनको हम लोग बोलते हैं। उसका प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को क्लॉट करवाना, ब्लड को क्लॉट कराना, ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। डब्ल्यूबीसी का जो है आप ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स में इसको बांटा गया है, और ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं नर्वस टिश्यू में। ये खत्म करेंगे अब हम लोग नर्वस टिश्यू, जो लास्ट टिश्यू होता है। ये इसमें जो है आपका ये जो डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड, जो हम लोग का डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है आपका, वो मुख्य रूप से जो होता है हमारा, वो दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। लिम्फोसाइट्स, जो कि किलर सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ऑर्गन से, बॉडी ऑर्गन से ब्रेन को लाता है, ब्रेन को मैसेज देता है। मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन से बॉडी ऑर्गन्स के पास ले जाता है, और इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन जो होता है वो दोनों को कनेक्ट करता है। तो इस तरह से तीन तरह का न्यूरॉन सेल्स जो होता है हमारा, नर्व सेल्स और न्यूरॉन सेल्स मिलके बना है, जो हमारा नर्वस टिश्यू मिलके बनाता है नर्वस सिस्टम, जिससे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है वो न्यूरॉन सेल से या नर्व सेल से मिलकर के बना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल टिश्यू हम लोगों ने किया आज की वीडियो में। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।